हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम पीएफआरडीए ग्रेड ए के फेज 1 के पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्जाम 17 अक्टूबर को हुआ था और पेपर 2 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम से भी ग्रेड ए या एनपीएस ग्रेड भी आपके एग्जाम होते हैं, तो उनके लिए रेलिवेंट है क्योंकि सिलेबस हमारा सेम है। जो डिस्कशन का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे याद है, मैं इस बार सेंटर पे नहीं गया, मैंने स्टूडेंट से फोन करके पूछा भाई क्वेश्चन क्या है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट अलग अलग टाइप के थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन में चीजें बताता है। तो आप भी यही करोगे, आप भी अपने हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन में ट्वीक करना है, कुछ क्वेश्चन को बेटर करने के, सर नहीं नहीं सर इस टाइप का क्वेश्चन था, नहीं नहीं सर इसके अंदर ये टाइप का आंसर होना चाहिए, आप वो कमेंट करोगे और मैं एक कमेंट को पिन कर दूंगा वहां पे और उसको अपडेट करता रहूंगा कि आपको परफेक्ट आंसर की मिल सके। ठीक है। और बच्चे इतने बढ़िया निकले आज कि उन्होंने 50 क्वेश्चन की जगह, आपके पेपर 2 में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चों ने 52 क्वेश्चन बता दिए मेरे को। अच्छा ऐसा है, कुछ पेपर 1 के अंदर ना स्टैटिक जी के क्वेश्चन आए थे, तो वो भी हम कवर करेंगे ना, हमारे पार्ट का ही है। चलो जी, पेपर 2 के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया ईसॉप के ऊपर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया ईसॉप के ऊपर। ईसॉप के अंदर पूछा गया कि एक ईसॉप की फेयर वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर था कि ईसॉप ऑफर किया गया इंप्लॉयज को 75 रुपीज पे, जब उसका मार्केट प्राइस था 90। जब ये एक्सरसाइज करने की बारी आई, जब ये एक्सरसाइज करने की बारी, बाद में वो शेयर्स दिए जाएंगे ना आपको, एक्सरसाइज करना नहीं करना, तब उसका प्राइस था 84। तो इसमें बोला गया कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंपनी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगी। काफी ज्यादा बच्चे इसका आंसर 84 लेस 75 9 मार्क कर कर आए हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर है 90 माइनस 75, जो कि 15 है। आपको ये दोनों डेफिनेशंस पढ़नी है। फेयर वैल्यू क्या होता है? इट इज द अमाउंट फॉर विच स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड और अ शेयर ऑफर्ड फॉर परचेज कुड बी एक्सचेंज। नॉलेजेबल पार्टीज के बीच में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ये। ठीक है, ये छोड़ दो। एन एंटरप्राइज शुड मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर or stock option granted at the grant date based on the market price। जिस दिन कंपनी ग्रांट कर रही है ना, क्या कहते हैं, ईसॉप को, उस दिन देखा जाता है, बाद में प्राइस ऊपर नीचे और उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इफ अवेलेबल टेकिंग इनटू अकाउंट द टर्म्स एंड कंडीशन अपॉन विच दो शेयर्स और स्टॉक ऑप्शंस वर ग्रांटेड। तो ग्रांट डेट पे देखना है ना, तो आपका जो फेयर वैल्यू ईसॉप आना चाहिए वो 15 रुपीज आना चाहिए। ओके। आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ आईएनआर 15 लाख, ऑफ विच आईएनआर 9 लाख विल बी रिडीम्ड यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड रेस्ट। बाकी के लिए कह रहा है इक्विटी शेयर इशू कर दो जिसकी फेस वैल्यू होगी 8। इजी क्वेश्चन। अब इसके अंदर ट्रिकी पार्ट क्या है, क्या हो सकता था, अगर कंपनी प्रेफर, जब भी आप शेयर्स को रिडीम करते हो तो आपकी कैपिटल का आउटफ्लो है, कैपिटल बाहर जा रही है, तो लॉ स्टेप इन करता है, कहता है आप कुछ CRR क्रिएट करो। अब वो CRR जो क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्यों करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट? क्योंकि कैपिटल जब आउटफ्लो, कैपिटल बैलेंस शीट से बाहर जाती है ना, तो जो स्टेक होल्डर है बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स है, बैंकर्स है, उनका दिल धक धक करता है कि कैपिटल बाहर निकल रही है। तो उस चीज को बचाने के लिए लॉ स्टेप इन करता है, कंपनीज एक्ट स्टेप इन करता है। वो बोलता है आप अपने कुछ प्रॉफिट्स को, डिविजिबल प्रॉफिट्स को आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। लॉजिक समझ में आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है, जो CRR होता है वो फेस वैल्यू पे क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई फेस वैल्यू की बात की नहीं गई थी, तो CRR का पॉइंट इस पे नहीं लगा। और जो इसमें आंसर दिया गया, अभी आपका बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 15 लाख में से 9 लाख रुपीज तो आप रिडीम कर दोगे प्रॉफिट से, लो भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो। जो बैलेंस 6 लाख बचे उसको आप शेयर इश्यू कर दोगे 8 रुपीज पे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने हैं, तो इससे आप इंटू करेंगे तो आपके आ जाएंगे 75,000 शेयर्स इश्यू करने इक्विटी एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। बात समझ में आती है? जब भी हम किसी कैपिटल को रिडीम करते हैं और उसके अगेंस्ट नई कैपिटल ले आते हैं, तो उस केस में CRR बनना चाहिए। कैपिटल तो बाहर गई नहीं ना, आपने कैपिटल रिडीम करी और उसके अगेंस्ट नई कैपिटल ले आए, तो उस केस में CRR का केस नहीं आता। परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन आता है, परचेज। अच्छा ये AS2 का क्वेश्चन IBPS लव करता है, AS2 को ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन हर बार आ रहा है और इजी क्वेश्चन। कंपनी ने परचेज किया 50,000 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट।
मार्केट प्राइस, हमने परचेज वैल्यू ले ली भाई, हमारी इन्वेंट्री आई 1 लाख रुपीज की, 50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ यूनिट्स एज एट बैलेंस शीट डेट पे उसका प्राइस 0.9 पैसा रह गया, 0.90 पैसा पर यूनिट। तो उस केस में कह रहे कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू होना चाहिए। एक ही मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कि आपको स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बैलेंस शीट डेट पे ये स्टॉक रियलाइज करेगा 50,000 इंटू 0.90 पैसा, जिसका आंसर निकल के आएगा 45,000। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है कॉस्ट से, तो हम इसको वैल्यू करेंगे 45,000 पे। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन का सेंस बताना चाहता हूं। पेमेंट क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ गलती है तो प्लीज कमेंट करना। क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया उसमें लिखा है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड पे जोर दिया गया, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बाय कंपनीज एंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस विल बी क्लासिफाइड एज विच एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। डिविडेंड्स की पेमेंट करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना हमें समझ में आते हैं तो फाइनेंसिंग नेचर का है, बट आगे एक फाइनेंशियल सर्विस वाली कंसर्न है, इसकी कंपनी का काम ही फाइनेंशियल सर्विस है, वो पैसा लेना देना उसके अंदर डील करती है। अब इस केस के अंदर काफी बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख कर आए हैं। उन्होंने बोला इनका काम तो ऑपरेशन ही, फाइनेंशियल सर्विस वालों का काम क्या है कि वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं और डिविडेंड्स लेते हैं, तो ये ऑपरेशन नेचर का है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है तो उस केस में डिविडेंड की पेमेंट हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है, क्योंकि हम पैसा रेज करते हैं, जिनसे रेज करते हैं उनको हम डिविडेंड देंगे ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सर हमें ये बात क्लियर नहीं हुई। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन बनाया गया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस वाले पार्ट को देख के बनाया गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शुड बी क्लासिफाइड सेपरेटली। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड, इंपॉर्टेंट लाइन, cash flow arising from interest paid and interest and dividend received in case of financial enterprise। अगर आप रिसीव कर रहे हो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस के अंदर, फाइनेंशियल एंटरप्राइज का क्वेश्चन था तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रेस बच्चों ने मुझको दिया वो कह रहे थे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की पेमेंट हो रही है। अगर डिविडेंड की पेमेंट हो रही है तो उस केस के अंदर वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। नीचे इसका क्लासिफिकेशन देखो और दे रखा है, डिविडेंड पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऊपर जो दे रखा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस के अंदर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड की बात करें, इंटरेस्ट पे कर रहे हो या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, इसमें डिविडेंड पेड की बात नहीं आई गई। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेस डिविडेंड पेड के ऊपर था तो इसका आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अगर स्ट्रेस डिविडेंड पेड के ऊपर नहीं था, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट था सिर्फ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट था सिर्फ, और फाइनेंशियल सर्विस में फाइनेंशियल एंटरप्राइज थी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। आप प्लीज कमेंट करें इस क्वेश्चन के बारे में कि आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या था। ठीक है सर, इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी दो बेटे। देखो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है ना, हमने उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला, देखो डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, देखिए हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और डिविडेंड पेड, वाओ, डिविडेंड पेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाया। देखो मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी दिखा दिया ना। हाँ, अब आप मेरी बात मानते हो? ओके सर, हम आपकी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशियो। इजी क्वेश्चन था, उसमें बड़े सारे आपको रेशियोज दे दी। तो लिक्विडिटी रेशियो हमारी क्या होती है? करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, उसका ना लिक्विडिटी रेशियो का एक अलग नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। इजी क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच अकाउंट नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड। कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने पढ़ लिया कि अगर हम शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से बाहर जा रही है ना, पैसा बाहर जा रहा है, तो लॉ स्टेप इन करता है, बोलता है कि CRR क्रिएट करो नॉमिनल वैल्यू से, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाज द आंसर। 7। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? इन्होंने पूछ लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कौन से सेक्शन में होती है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हिस्ट्री के अंदर पास्ट में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
एनपीओ के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी है जो 11th-12th की होती है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में है और हर जगह लिखा होगा कि सेक्शन 8 कंपनीज होती है। हमने तो पढ़ाई है, वो अलग बात है। सेक्शन 8 कंपनीज होती है, ठीक है बेटा, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर न्यूमेरिकल था, उसमें प्रोविजन ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स दे रखे थे और बताना था कि पीनल में क्या अमाउंट आता है। तो इसके फिगर्स कंफर्म नहीं हमारे पूरे इस लेक्चर के अंदर। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी येलो हो रखा है, ये ओपन क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट कराना है, ठीक है। हम पेंशन सेक्टर की तरफ पढ़ते हैं। एनपीएस की मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्या होती है एंट्री के केस में? ये इस बार मतलब अमेंडमेंट आई थी तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर है 18 और 70 ईयर्स, परफेक्ट। अटल पेंशन योजना के केस के अंदर आपको मिनिमम कितने टाइम तक कंट्रीब्यूट करना होता है? तो इसके अंदर मैक्सिमम एज है एंट्री करने की अटल पेंशन योजना में 40 और आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है 60 ईयर्स पे, तो मिनिमम आपको 20 ईयर्स कंट्रीब्यूट करना है। ओके जी, ओके। एक क्वेश्चन आया, इसके अंदर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। ओएसिस वाज कमीशन्ड इन विच ईयर? ओएसिस एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया था बताने के लिए कि भाई अब हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान से माइग्रेट करने जाते हैं कोई और प्लान पे, तो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए, ठीक है। अब ओएसिस ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी कि हमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान से, गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज को डिफाइंड बेनिफिट प्लान से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जाना चाहिए, उस पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो ईयर 2000 में हुई थी, 11 जनवरी 2000। बट ओएसिस जो कमीशन हुआ था, जब बना था, वो था 99। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि ओएसिस कब कमीशन हुआ या ओएसिस कब हमारा रिपोर्ट सबमिट करा, ठीक है। तो बच्चों ने दोनों में को मिक्स्ड आंसर दिए, काफी बच्चों ने बोला कि कमीशन के हिसाब से बोला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 99, परफेक्ट। एक क्वेश्चन था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर एंड एक्सटेंशन। आपके घर में आपके माता पिता कोई होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि भाई वो तो पैसा इन्वेस्ट करते होंगे ना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर होता है 5 ईयर्स और उसको हम एक्सटेंड करते हैं 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ पेंशन इज कैलकुलेटेड अंडर ईपीएस। अच्छा, ये कह रहे थे पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ईपीएस के अंदर जो हमारी सैलरी, जो हमारी पेंशन कैलकुलेट होती है, वो एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ सैलरी होती है। अभी इसको नए वाले रूल्स के अंदर 60 मंथ्स कर दिया गया था, बट कोर्ट में जाके इसके पिटीशन, इसके ऊपर पिटीशन डाल दी गई थी और कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया था कि आप 60 मंथ्स नहीं कर सकते। 60 मंथ करने से क्या होगा, आपकी एवरेज सैलरी कम हो जाएंगे ना, आपके एंड की ईयर्स में आप ज्यादा पैसे कमाते हो। तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया था कि 60 मंथ्स नहीं, आप 12 मंथ्स पे लेके जाओ। तो आज के सिनेरियो में जो आपका आंसर होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होती है, वो लास्ट ड्रॉन एवरेज करेंगे लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी का। ओके, तो 60 मंथ का शायद ऑप्शन भी नहीं दे रखा था, तो आपके लिए इजी था ये। फोर्थ पॉइंट, कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट क्या होता है? बड़े सारे प्रोडक्ट के नाम दे दे कि भाई कॉन्टिजेंट कौन है। एलआईसी के केस के अंदर वो कॉन्टिजेंट है ना, किसी का डिमाइस होगा तभी वो एलआईसी की पेमेंट होती है, उसके प्रीमियम्स भी कम होते हैं। ऐसे भी एक एलआईसी के प्रोडक्ट्स होते हैं कि आप प्रीमियम दे दो, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो, मतलब डेथ होगी तो उसके बाद ही आपके जो आपके क्या कहते हैं नॉमिनी है उनको पैसा दिया जाएगा किसी एज तक, ठीक है जी। 15 पॉइंट, ईपीएस इज गवर्न अंडर ईपीएफओ, इजी क्वेश्चन, ईपीएफओ। 16 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया। इन्होंने बोला कि लोन फैसिलिटी आप कब ले सकते हो। ये लोन फैसिलिटी क्या, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अंदर क्या ये, आप कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट, ये परचेज प्राइस करके होगी, ये क्या है, पेंशन स्कीम है। आप गए अपने कट्ठा पैसा जाके दे दिया प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को, अब वो आपकी मंथली पेंशन बांध देंगे। जैसे कि अगर आपने 15 लाख रुपीस दे दिए तो आपको हर मंथ 10,000 की पेंशन मिलती रहेगी 10 साल के लिए, 10 साल का इसका लॉक इन होता है। अब अगर आपको इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट आ गई, आपकी किसी मतलब कोई जरूरत, पैसे की जरूरत आ गई, तो उन्होंने बोला जो आपने परचेज प्राइस दे रखा है, बोले तो 10 लाख दे रखा है बेटे, 15 लाख नहीं 10 लाख दे रखा है आपने परचेज प्राइस, तो उस 10 लाख रुपीस का कितना रुपए आप लोन के रूप में वापस ले सकते हो। एज इन लोन के रूप में आप कहोगे मेरे को पैसा चाहिए तो आप इसके ऊपर लोन दे दो, तो वो 75% तक हम परचेज कर सकते हैं, 75% का हम लोन ले सकते हैं। और वो भी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब आपने परचेज करी है ना, वो कहते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पॉलिसी या फिर स्कीम, उसके 3 साल के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधाना योजना, ये किसके लिए? ये अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्क सेक्टर के अंदर वर्कर्स है, ये उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग के अंदर, 2 क्वेश्चन पीवी रेशियो पे आया। पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100, पीवी रेशियो इज 40%, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट इज 30,000, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट निकाल, ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है जिसमें आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो इसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 30,000 को आपको कवर करना है और आप एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कमा रहे हो, पीवी रेशियो में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, बट इसका जो सेंस, जो मतलब बेटा नाम में प्रॉफिट है, बट इससे हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, 100 इंटू 40%, वो निकल कर आया 40 रुपीज का। ये कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। पहले इस कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी और फिर जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या निकालना, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस केस के अंदर बोला गया कि कितने यूनिट्स पे ये कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट का कवर कर लेगी, 30,000 डिवाइड बाय 40, ये आंसर आएगा हमारा 750 यूनिट्स। 750 यूनिट्स सबका, हर एक बच्चे का आंसर ठीक है वाला। ठीक है, 19th क्वेश्चन, सेल्स दे रखी है 25,000, पीवी रेशियो का फिर से क्वेश्चन, उसमें दे रखा है पीवी रेशियो इज 40%, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 20,000। अब कह रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। इजी क्वेश्चन है, पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा निकल गया 25,000 इंटू 40%, हमारा निकल कर आया 10,000। 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। पहले हम इससे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करेंगे और बैलेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमने 10,000 से पहले 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर किया और जो बैलेंस बचा वो 10,000 का लॉस बचा। देखिए यही करा है ना जब आंसर, ये यही करा बेटा, देखो आंसर यही आ रहा है, 10,000 का लॉस। ओके, 20 क्वेश्चन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा था 24,000 फेवरेबल, मतलब हमारे हक में, कंपनी के हक में। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसने मटेरियल को यूज करके काम करा, मटेरियल का यूजेज किया प्रोडक्शन में, उसका पर्टिकुलर वेरिएंस जो आ रहा है वो 30,000 का फेवरेबल आ रहा है। तो इधर से दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि जिसने यूज किया है उसने 30,000 का वेरिएंस दिया फेवरेबल, और टोटल मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस 24,000 आ रहा है। जो मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस होता है वो दो वजह से होता है, एक प्राइस की वजह से होता है, एक यूजेज की वजह से होता है। मटेरियल या तो महंगा खरीदा या आपने सस्ता खरीदा, मटेरियल अपने ज्यादा यूज कर लिया तो आपने कम यूज कर लिया। तो इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 24 फेवरेबल आ रहा है, 24,000, और यूजेज वेरिएंस 30,975 फेवरेबल आ रहा है। तो मतलब प्राइस वेरिएंस तो एडवर्स आना ही आना, ये तो एडवर्स होगा ही होगा, मतलब महंगे में परचेज किया ही किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका आंसर निकल के आ रहा है 6975 एडवर्स। परफेक्ट, ठीक है। 21 क्वेश्चन, find the budgeted good question, find the budgeted variable cost given that actual fixed cost is 52,000 which is same as budgeted fixed cost। उन्होंने बोला हमारी budgeted fixed cost है, budgeted fixed cost है 52,000, अभी तक हमें इतना ही समझ में आया, ठीक है। और टोटल कॉस्ट दे रखी है एक्चुअल, बजटेड नहीं एक्चुअल, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, एक्चुअल टोटल कॉस्ट दे रखी है 1,50,000 विच इज 9,000 ओवर बजटेड टोटल कॉस्ट। ज्यादा है ये हमारी बजटेड टोटल कॉस्ट है, तो हमारी बजटेड टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसे 9,000 कम कर दो, 141, 1,41,000, यही आ रहा है ना, 1,41,000। अब बजटेड वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 1,41,000 बजटेड टोटल कॉस्ट में से। टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आ रही है, आपकी फिक्स कॉस्ट भी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है। तो बजटेड टोटल कॉस्ट में से बजटेड फिक्स कॉस्ट को लेस कर दो, आपका बचेगा बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है बजटेड, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे जो हमने मैन्युफैक्चर किए, उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1.42। ये भी काफी बच्चों का आंसर ठीक है, ठीक है। 22nd क्वेश्चन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ, इज सम ऑफ, इज सम ऑफ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपकी सारी डायरेक्ट खर्चे तो वेरिएबल ही होते हैं, वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करेंगे, और साथ में कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं जो भी वेरिएबल होते हैं, जो कि वेरी करते हैं। तो इसके अंदर आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सारी डायरेक्ट कॉस्ट एंड जो वेरिएबल ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इसमें तो क्वेश्चन में दे दे कि वेरिएबल है, ठीक है जी, हमें बात समझ आती है। कंपनीज एक्ट से मैंने आपको पहले कभी ना कभी डिस्कस किया है कि ये कंपनीज एक्ट से बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्शन नंबर पूछते हैं, और इस बार भी इन्होंने सेक्शन नंबर की भरमार लगा दी, बट जो सेक्शन इन्होंने पूछे वो इजी सेक्शन थे, तो ठीक है इस बार ओके, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है, इजी क्वेश्चन, सेक्शन 123। इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन,
इसके अंदर सब सेक्शन के बारे में भी पूछा गया। तो अभी आपको जो प्रिपेयर करना है कंपनीज एक्ट को, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में पूरा बेयर एक्ट को समझना, क्या पता ठीक होना हो, इतना टाइम इन्वेस्ट करना ठीक होना हो, बट सेक्शंस रटने जरूरी हो गए। अब आपको सेक्शंस रटने पड़ेंगे, कोई तरीका निकालेंगे आपको सेक्शंस रटवाने का। बट आपके पास अगर एंड टाइम के अंदर टाइम की कमी है, मतलब जब आपका एग्जाम अप्रोच करेगा, तो आपको कंपनीज एक्ट के अंदर जो अभी सही लग रहा है वो है कि आप क्या कहते हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर रट के जाओ, फॉर्म नंबर रट के जाओ, चलान नंबर रट के जाओ और कुछ मत करके जाओ। ठीक है जी, अभी के लिए हमें समझ में आता है। तो इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का सेक्शन है सेक्शन 46 सब सेक्शन 2। सेक्शन नंबर ऑफ रिमूवल, आप रिमूव डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, सेक्शन है 169। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाले, इसीलिए इनका सेक्शन नंबर पूछा, तो कुछ गलत नहीं किया, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, एनसीएलटी का भाई कॉन्स्टिट्यूट कौन से सेक्शन में होता, ये तो इंपॉर्टेंट है ये ना, सेक्शन 408। ये सेक्शन थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है। सेक्शन नंबर ऑफ ऑल्ट्रेशन, अभी एक मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंदर अगर आप कोई ऑल्ट्रेशन करते हो तो उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखनी पड़ती है, वो कौन सा सेक्शन कहता है, वो सेक्शन बोलता है सेक्शन नंबर 15। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, 28 क्वेश्चन में है द प्रोसीड्स, इस क्वेश्चन को भी आप क्लैरिफाई करना, द प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कोई शेयर्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है, शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, तो उसका पैसा किसको मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा जो शेयर्स अगर कोई इश्यू हो रहे हैं तो वो पैसा मिलेगा कंपनी को, कंपनी को। इसके अंदर आंसर ऑप्शन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, प्रमोटर्स को, अजीब अजीब क्वेश्चन मतलब आंसर दे रखे थे। तो अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर है कंपनी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कैन बी 20, जिसके अंदर से पब्लिक कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टरशिप से ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर है 10 डायरेक्टरशिप्स। और अगर हम सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ ले तो लिस्टेड कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टरशिप से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन था अंडर राइटिंग कमीशन के ऊपर, डिबेंचर्स के केस के अंदर जो मैक्सिमम हम कमीशन दे सकते हैं अंडर राइटिंग के ऊपर वो 2.5% ही है, शेयर्स के केस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं। डिबेंचर्स जो है वो थोड़ी सी सेफ सिक्योरिटी है ना, तो इस पे क्यों कमीशन आपने ज्यादा दिया, लॉजिक लगाओ। और शेयर्स ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी मतलब रिस्की सिक्योरिटी है, उस पर आप अंडर राइटिंग कमीशन थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो, तो शेयर्स के केस में 5% आ जाता है और डिबेंचर्स के केस के अंदर वो 2.5% है। ओके, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने विनीत सर से डिस्कस कर लिए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बट आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है किस वजह से, जब आप कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हो। ये तो मुझे भी आता है, ये तो मैंने भी पढ़ा 11th-12th के अंदर, पता नहीं कहीं ना कहीं पढ़ा है। 32 क्वेश्चन, आईएस कर्व के वेरिएबल्स क्या है, इसका वेरिएबल्स है इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। M3 क्या होता है, उसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। ओके, गिवन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। GNI इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं था तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन रेवेन्यू तो फिजिकल डेफिसिट आएगा। ये क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करना कि क्वेश्चन किस टाइप का था। 37 एक परचेज मैनेजर इंडेक्स का क्वेश्चन था, PMI का। वो कहते हैं इसमें क्या आप इंक्लूड नहीं करते, तो इसके अंदर हम कंज्यूमर प्राइस को इंक्लूड नहीं करते। ओके, ठीक है। फाइनेंस के क्वेश्चन करते हैं। फाइनेंस के अंदर जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक वो सारे ना करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। 39 का ऑप्शन, 39 क्वेश्चन, कॉर्पोरेट डेट मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, इजी क्वेश्चन, सेबी। द टैक्स स्ट्रक्चर फिनोमिनन, अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन अगर आप क्या कहते हैं अपना न्यूज़पेपर के आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो ये सारे के सारे लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर एक क्वेश्चन दे रखे हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बीच में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये बातों को उठाया गया था, अगर आपने उसको रीड किया होगा तो फिनोमिना को एक्सप्लेन भी किया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि आपने जो जीएसटी दिया वो इनपुट गुड्स पे ज्यादा दे दिया और आउटपुट गुड्स पे कम जीएसटी दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो इनपुट जीएसटी वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट। आप आउटपुट पे ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे, आउटपुट से ज्यादा टैक्स नहीं ले पा रहे, इनपुट पे आप टैक्स दिया रहे हो भर भर के, तो मेरा इनपुट टैक्स जो गवर्नमेंट ने मेरे को वापस करना है वो बढ़ता रहेगा ना, तो इस केस में गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और तरीके से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके, तो जब भी कोई काउंसिल की मीटिंग होता है तो बोला जाता है इसको हमें कम करना है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केसेस ना आए। ठीक है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस के लिए कौन से अकाउंट स्टार्ट है? तो एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। परफेक्ट, ठीक है। एक एफआरबीएम एक्ट का, ये भी इस बार की बजट में इसके ऊपर बात की गई थी। एफआरबीएम एक्ट के अंदर इस बार उनको डेविएट करना था अपने डेफिसिट से, तो उनको बोलना था ना कि कौन सा क्लॉज यूज होता है, तो उस केस में एस्केप क्लॉज यूज होता है ना। जब पैंडेमिक आ गई तो हमारा डेफिसिट तो बढ़ना ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका डिफॉल्ट रिस्क इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का मतलब क्या कहते हैं, गारंटी है, तो उसमें डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? जीरो। जीरो। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे आगे 44th क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कैश मैनेजमेंट बिल? इजी क्वेश्चन, लेस देन 91 डेज, लेस देन 91 डेज, ठीक है। एक क्वेश्चन था डिडक्शन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, इसको 75,000 के ना डिडक्शंस मिलते हैं इनको, इनकम से कम कर दिया जाता है इनका। गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट करती है कि हम इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, आपके 75,000 की इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। तो वो कौन सा सेक्शन है? 80DD। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फाइनेंस के पार्ट के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको फाइनेंस के अंदर मतलब लिखा है। आपको जीएसटी का भी एक क्वेश्चन मिल गया और आपको इनकम टैक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्वेश्चन है? नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ होमोस्टैटिस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, इसका जो कीवर्ड था वो होमोस्टैटिस था, तो इसका आंसर, इसको देख के बच्चों ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी फटाफट ऐसे मार्क कर कर आ गए। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो बच्चे कुछ और कह रहे हैं, मेरे को कुछ और लग रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इज वन हु मेक्स सबऑर्डिनेट, कोई भाई लीडर है, वो अपना डिसीजन ले लेता है, बट फिर अपने क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट से फिर भी कंसल्ट करता है, कहता है कि नहीं नहीं आप बताओ आपका क्या है, बट वो डिसीजन ले चुका है। तो इसको मेरे हिसाब से मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडर बोलते हैं, जो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज की बुक के अंदर दे रखा है, हमारे नोट्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, बट काफी बच्चे कह रहे हैं बेनोवेलेंट लीडर होना चाहिए। तो बेनोवेलेंट होने का लीडर का तो मतलब कोई मेरे को बना सेंस नहीं बना। अगर ये मैनिपुलेटिव ऑप्शन में दे रखा था तो आपको इसको टिक करना था, अगर नहीं तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव ऑप्शन होना चाहिए था। ओके, 48 क्वेश्चन, ये मैस्लो का बेसिक का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर कीवर्ड्स यूज किए गए थे कि भाई कौन सी पर्टिकुलर लेवल पे उसका क्या कहते हैं, वो पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है, फुलफिलमेंट के बारे में सोचता है, इनोवेशन के बारे में सोचता है, एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होते हैं ना, कौन सा लेवल ऑफ नीड होता है, ठीक है। 49th क्वेश्चन था, कोई एचआरडी का फंक्शन था, ये वाला क्वेश्चन काटा मारो, ये क्वेश्चन आप बताओगे, कोई एचआरडी का फंक्शन था जिसके अंदर क्या था, जॉब एनालिसिस नहीं था, कुछ और था, ये क्वेश्चन आप बताओगे एचआरडी के हिसाब से क्या क्वेश्चन था एचआरडी का। 50th क्वेश्चन, मैनेजमेंट फंक्शन विद डील विद रैंक प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय, तो वो अथॉरिटी बताते हैं ना, तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, ओके। 51 क्वेश्चन, मॉडल ऑफ मैनेजमेंट दैट फिल्स एम्प्लॉयज विद द प्राइड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी की तरफ काम कर रहे हो, मैनेजमेंट ये बता रही है आपको, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक हमने कभी आज तक थ्योरी पढ़ी नहीं है, बट जो ऑप्शन से लग रहा था वो लग रहा था लिंकेज बिल्डिंग रोल का, बच्चों ने काफी सारे ऑप्शन बताया, तो यही लग रहा था कि लिंकेज बिल्डिंग रोल होना चाहिए वो। 52nd क्वेश्चन, एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था जिसमें कोई किसी से बात कर सकता है, इजी क्वेश्चन, फ्री फ्लो नेटवर्क होता है, स्टार नेटवर्क या फिर ऐसा कुछ उसमें दे रखा था ग्रेपाइन करके, तो जो भी दे रखा था हमने एक बार मोटे मोटे डिस्कस कर लिया, और इस क्वेश्चन को मैं कमेंट्स में पिन कर रहा हूं, आप अपने इनपुट देते रहोगे, मैं क्वेश्चंस को बेटर करता रहूंगा, वो कमेंट को अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस को अपडेट करता रहूंगा, आंसर्स को अपडेट करता रहूंगा, डिस्कशन करते हैं ना कमेंट्स के अंदर। चलो अभी के लिए इतना ही, कोई आपको मतलब डाउट हो तो प्लीज मेरी ऐप पे आके आप मुझे मैसेज करो। बाय बाय।